चलो ठीक है। तो थर्मो नाम क्या बताता है कि हीट, जब हम हीट लगाएंगे ऐसा प्लास्टिक में क्या होगा कि अगर ये प्लास्टिक है, हम इस पे क्या किए, हीटिंग किए और प्रेशर अप्लाई किए, तो इससे क्या हो गया, ये मेल्ट हो गया प्लास्टिक। उसके बाद जिस शेप में हमको चाहिए फिर हम कूल करेंगे, उस शेप में ये हमको ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक, सॉलिड फॉर्म में बन जाएगा। लेकिन उसके बाद अगर हम फर्दर इसको हीट करके कूल करके वापस ऑब्टेन करना चाहेंगे तो ये नहीं हो पाएगा। क्या होगा इसमें, अगर हम इसमें हीट करना फिर से स्टार्ट करेंगे तो ये मेल्ट नहीं होगा, ये क्या होगा, धीरे धीरे ये जो मटेरियल है मेरा वो हमारा ब्रेक कर जाएगा, ठीक है, टूट जाएगा, लेकिन ये कूल नहीं होगा। इसका क्या होता है, थर्मोसेटिंग जो प्लास्टिक होता है, ये जो लॉन्ग चेन्स है इसके बीच में क्रॉस लिंकिंग होता है, ठीक है, यानी ये जो क्रॉस लिंकिंग बॉन्ड बना हुआ रहता है और ये बहुत ही हार्ड बॉन्ड होता है, ये कोवलेंट बॉन्ड होता है, जो प्राइमरी कोवलेंट बॉन्ड होता है, इसलिए ये जो मटेरियल के बीच बॉन्डिंग होता है ये बहुत ही स्ट्रांग होता है। तो जब हम एक बार हीट करके बना लिए मटेरियल, उसके बाद जब हम इसको फिर से हीटिंग करेंगे तो ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक नहीं होता है इसकी, ठीक है, ये जो बॉन्ड इसके बीच है ये हमारा पिघलेगा नहीं, जिसके कारण से ये मटेरियल मेरा फिर से फर्दर हम लोग इसको मेल्ट नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से, और वही जो थर्मोप्लास्टिक था उसमें जो बॉन्ड्स होता है वो बहुत ही वीक बॉन्ड होता है, उसको हम लोग वंडरवॉल फोर्सेस बोलते हैं। तो यहाँ पे सेकेंडरी फोर्सेस होता है, यहाँ पे प्राइमरी कोवेलेंट फोर्स होता है, जिस वजह से ये जो बॉन्ड को तोड़ पाना मुश्किल है। ये फाइनली क्या होगा, ये मटेरियल ब्रेक कर जाएगा लेकिन ये पिघलेगा नहीं, ठीक है, लेकिन इसमें मेरा वो मटेरियल दोबारा पिघल सकता है क्योंकि इसमें वीक बॉन्ड होता है। हम लोग टेम्परेचर अप्लाई करेंगे, हीट अप्लाई करेंगे, ये मटेरियल यहाँ पे फिर से मेल्ट कर जाएगा। तो इसमें जैसे सबसे फेमस एग्जांपल जो है एक बैकेलाइट, हम लोग के जो घर में इलेक्ट्रिकल बोर्ड्स होता है जिसमें स्विचेस लगा हुआ रहता है, जो इलेक्ट्रिकल बोर्ड्स है उसमें जो भी स्विचेस लगा हुआ है, यहाँ पे जो स्विच लगा हुआ रहता है, ये सब जो स्विच होता है ये हमारा बैकेलाइट मटेरियल का बना हुआ रहता है। एक बार देखना, ये सब बैकेलाइट जो मटेरियल जब स्पार्किंग होता है बोर्ड में तो ये देखना स्विच जल जाता है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, यही है, अगर हीट वो होगा तो वो मटेरियल जल जाएगा, वो पिघलेगा नहीं, वो मटेरियल जल जाएगा वहां पे। वही अगर थर्मोप्लास्टिक रहेगा तो वो दोबारा पिघल जाएगा और उसके बाद फिर से हम उसको रिसाइकिल कर सकते हैं। तो थर्मोसेटिंग जो प्लास्टिक है हम इसको रिसाइकलिंग नहीं कर सकते। तो इसमें बैकेलाइट हो गया, पॉलिएस्टर आता है, उसके बाद केवलार आता है, जो हम हेलमेट बनाया, जो हेलमेट हम लोग पहनते हैं वो जो होता है वो केवलार मटेरियल का बना हुआ रहता है, इससे बहुत ही हार्ड भी होता है, ठीक है। इसको हम लोग डीपली पढ़ेंगे जब चैप्टर में पढ़ना होगा थर्मोप्लास्टिक क्या है, उसका एडवांटेजेस, प्रॉपर्टीज क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एडवांटेज, प्रॉपर्टीज, डिसएडवांटेज, ये सारा वहां पे हम लोग को पढ़ना है। उसका जो एग्जांपल्स है, कुछ एग्जांपल्स का भी प्रॉपर्टीज देखना है। देखो हम पीडीएफ भेज दिए हैं क्लासिफिकेशन का, क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स का पीडीएफ भेज दिए हैं, उसमें हम पूरा जो क्लासिफिकेशन है उसको डिटेल में डिस्क्राइब किया। इसके बाद पॉलीमर में एक टाइप आता है इलास्टोमर। इलास्टोमर क्या है, ये भी एक पॉलीमर है, लेकिन ये स्पेशली इसमें वो क्या होता है, एक इलास्टिक प्रॉपर्टी शो करता है, इसलिए देखो नाम लिखा हुआ इलास्टिक। ये जो इलास्टो लिखा हुआ है इसका मीन मतलब होता है इलास्टिक, पॉलीमर विथ इलास्टिक प्रॉपर्टी। इसका कॉमन एग्जांपल देखने को मिल जाएगा रबर। तो रबर क्या होता है, वो इलास्टिक प्रॉपर्टी शो करता है। इलास्टिक प्रॉपर्टी का नहीं मतलब, अगर हम उसको पुल करेंगे और उसके बाद उसको रिलीज कर देंगे उस लोड को, तो वो अपने शेप को वापस गेन कर लेगा, ठीक है। पॉलीमर विथ इलास्टिक प्रॉपर्टी जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं इलास्टोमर। इसका एग्जांपल हो गया रबर। उसके बाद और हो जाता है आइसोप्रीन। पॉली आइसोप्रीन एक मटेरियल होता है, ठीक है। ये सब कुछ मटेरियल है जो इलास्टोमर प्रॉपर्टी दिखाता है, मींस पॉलीमर होगा साथ ही उसमें कुछ इलास्टिक प्रॉपर्टीज भी होगा। तो रबर में भी बहुत सारा टाइप होता है, नेचुरल रबर, सिंथेटिक रबर,
ये जो पॉलीआइसोप्रीन है ये हमारा सिंथेटिक रबर है, मतलब कि हम उसको बनाते हैं। एक रबर होता है जो नेचुरली मिलता है हमको, जो हमारा पेड़ हो गया, ट्रीज हो गया, वो सबसे डायरेक्ट मिलता है, वो हमारा नेचुरल रबर हो जाता है। और पॉलीआइसोप्रीन जो है वो एक सिंथेटिक रबर है, हम लोग इसको मैनमेड बनाते हैं, मतलब हम लोग के द्वारा ये बनाया जाता है, इसलिए इसको हम लोग सिंथेटिक रबर बोलते हैं। ये सब के बारे में भी हम लोग फिर से जो चैप्टर आएगा उस वक्त हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बस हम लोग को इंट्रो देना है कि हाँ पॉलीमर का 3 टाइप है, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इलास्टोमर। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है उसका थोड़ा सा डेफिनेशन लिखना है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का, इलास्टोमर का, तीनों का थोड़ा सा इंट्रो देना है यहाँ पे बस। बाकी जब चैप्टर में हम लोग को डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद क्लासिफिकेशन में था मेरा सेरामिक, ठीक है। तो पॉलीमर क्या था मेरा, ऑर्गेनिक मटेरियल था, ऑर्गेनिक मटेरियल। पॉलीमर हमारा ऑर्गेनिक मटेरियल था। सेरामिक जो होता है ये नॉन मेटेलिक इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, इनऑर्गेनिक हो गया, मीन्स हमारा यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन या फिर नाइट्रोजन वो सब हमको देखने को नहीं मिलेगा। और नॉन मेटेलिक होता है, कहने का मतलब कि ऑक्साइड होगा, ऑक्साइड होगा, कार्बाइड होगा, ये सब बना हो जाता है। तो जनरली जो सेरामिक्स होता है वो हमको देखना मेटल ऑक्साइड, मेटल कार्बाइड, ये सब का बना हुआ रहेगा। मतलब कि जैसे एग्जांपल इसका समझ लो Al2O3, ये एक सेरामिक है, ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो ये जो सेरामिक्स होता है वो जनरली हमारा मेटल का ऑक्साइड के फॉर्म में या मेटल का कार्बाइड के फॉर्म में, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे सिलिकॉन कार्बाइड हो गया, ये सब जो है ये सेरामिक मटेरियल्स होता है। जैसे ब्रिक्स हो गया हमारा, ग्लास हो गया, ग्लास क्या होता है, सिलिकॉन ऑक्साइड, देखो अगेन यहाँ पे सिलिकॉन ऑक्साइड आ रहा है। ब्रिक्स हो गया, ये इसको हम लोग रिफ्रैक्टरीज भी बोलते हैं। तो ये सब सारा ये सेरामिक का एग्जांपल है। तो सेरामिक जो होता है वो एक नॉन मेटालिक इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है, और वो जनरली जो है वो मेटल के ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। मेटल ऑक्साइड, मेटल कार्बाइड या फिर नाइट्रेट के फॉर्म में हो गया, सिलिकॉन नाइट्रेट। तो ये सब सारा जो है ये हमारा सेरामिक मटेरियल होता है, ठीक है। जैसे जो टूल हम लोग बनाते हैं, टूल हम लोग बनाते हैं, ग्राइंडिंग मशीन होता है, उसमें देखना है कि एब्रेसिव लगा हुआ रहता है ग्राइंडिंग मशीन में, एब्रेसिव। वो जो एब्रेसिव है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का हो सकता है, सिलिकॉन कार्बाइड का हो सकता है। तो ये सब मटेरियल का हमारा एब्रेसिव बना हुआ रहता है, तो वो एक तरह का सेरामिक है, ठीक है। तो जनरली ये हमारा मेटल ऑक्साइड, मेटल कार्बाइड इस फॉर्म में अवेलेबल रहता है। अब सेरामिक का कुछ अपना इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होता है। सबसे पहला बात, ये जो होगा बहुत ही अच्छा इंसुलेटर होता है, मतलब कि इसका इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ही कम होता है। तो अगर इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ही कम है, और दूसरा इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, तो जहां पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर आ रहा है, अगर हमको हमारा कोई एप्लीकेशन है जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा आ रहा है, तो वहां पे हम लोग सेरामिक मटेरियल का यूज करेंगे, क्योंकि ये जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है। लगभग इसका 3000 प्लस ही होगा मेल्टिंग पॉइंट ये सब मटेरियल का। या फिर कोई कोई मटेरियल का, मेटल्स का देखो तो मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट जो सेरामिक्स का होता है वो 3000 प्लस ही आता है। इसके कारण क्या है कि ये जो है इजिली मेल्ट नहीं करेगा। तो जहाँ पे हाई टेम्परेचर एप्लीकेशंस है, जैसे कि ब्रिक्स समझ लो, जो हमारा फर्नेस होता है उसमें हमारा रिफ्रैक्टिव ब्रिक्स लगा हो जाता है, और फर्नेस में जो टेम्परेचर होता है अप्रोक्स 5000 पे जाता है। तो वहां पे हम लोग जो आयरन बनाने के लिए एक ब्लास्ट फर्नेस होता है, वहां पे हमारा रिफ्रैक्टरीज यूज किया जाता है अंदर में, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर राइज होता है। तो वहां पे हम लोग सेरामिक मटेरियल का यूज करते हैं, ब्रिक्स का, रिफ्रैक्टरी उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये इंसुलेटर हो गया, जहाँ पे इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी चाहिए वहां हम लोग सेरामिक यूज करेंगे। मेल्टिंग पॉइंट जहाँ बहुत ही ज्यादा हो वहां हम लोग सेरामिक का यूज करेंगे। और
उसके बाद स्ट्रेंथ भी जो होता है सेरामिक्स का वो बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये सब एप्लीकेशन जहाँ पे हम लोग को इंसुलेटिंग एप्लीकेशन चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा हो, स्ट्रेंथ चाहिए, तो वहां हम लोग सेरामिक मटेरियल का यूज करते हैं। तो इसका एग्जांपल हो गया मेरा ग्लास। ये फर्दर एक इंजीनियरिंग ग्लासेस है, ये भी हमारा जो है वो विंडो में रिफ्रैक्टरी जो हम लोग ब्लास्ट फर्नेसेस हो गया, वो सब में जो हम लोग एक विंडो बनाते हैं ताकि अंदर हम लोग कुछ देख सकें, तो वहां पे जो होता है ये ग्लास यूज किया जाता है। तो फर्दर यहाँ पे वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो हम लोग ग्लास का यूज करेंगे वहां। फिर दूसरा एग्जाम्पल हो गया रिफ्रैक्टरीज। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक होता है सीमेंट। जो हम लोग सीमेंट देखते हैं घर बनाने के लिए जो यूज किया जाता है, वो देखना कितना ज्यादा हार्ड होता है। एक बार वो सूख जाता है वो सीमेंट, तो वो देखना कितना ज्यादा हार्ड हो जाता है, तो वो एक सिरामिक ही है, ठीक है। तो ग्लास हो गया, रिफ्रैक्टरीज हो गया, सीमेंट्स हो गया, ये सब। और एब्रेसिव्स भी होता है। एब्रेसिव क्या हो गया, ये हमारा एज ए टूल मटेरियल यूज किया जाता है। जैसे कोई मान लो हमारे पास एक वर्क पीस है, इसका हम लोग मशीनिंग करना है, इसका क्या हुआ कि साइज थोड़ा बड़ा आ गया है, तो हमको क्या करना है, इसको वापस साइज में लाना है। तो उसके लिए हम लोग के पास एक ग्राइंडिंग व्हील होता है, उसमें एब्रेसिव लगा हुआ रहता है, वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड या फिर सिलिकॉन कार्बाइड का बना होगा, वो तेजी से रोटेट करेगा, और जैसे जैसे इस मटेरियल को हम लोग उस व्हील के साथ सटाएंगे, वो क्या करेगा, इस मटेरियल्स को रिमूव करना स्टार्ट कर देगा। तो वहां पे हम लोग का ये यूज होता है एब्रेसिव्स, वो भी सेरामिक का बना हुआ रहता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग को ये डिटेल में पढ़ना है ग्लास क्या होता है, ग्लास कैसे बनता है, ये सब हम लोग प्रॉपर्टीज इसका क्या है, एप्लीकेशन क्या है, ये सब हम लोग देखेंगे। रिफ्रैक्टरीज के बारे में देखना है, एब्रेसिव्स के बारे में देखना है, तो ये चैप्टर में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एक लास्ट हम लोग का कंपोजिट्स। अभी देखो हम लोग क्या क्या पढ़े, हम लोग मेटल्स के बारे में पढ़े, मेटल्स एंड एलॉयज पहला क्लासिफिकेशन था। दूसरा क्लासिफिकेशन हम लोग का था पॉलीमर, और तीसरा भी हम लोग पढ़े सेरामिक मटेरियल। अगर मेटल का कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को देखें हम लोग, तो क्या होता है मेटल्स का इसका हाई कंडक्टिविटी होगा, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो या फिर थर्मल हो। हाई कंडक्टिविटी होता है, डक्टाइल होगा, ठीक है, मेलिएबल होगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका लो स्ट्रेंथ होता है। मेटल्स एंड एलॉयज, मेटल्स का जनरली देखो कंपैरिजन अगर हम करें सेरामिक के कंपैरिजन में, तो एलॉयज और मेटल्स का स्ट्रेंथ उतना अच्छा नहीं होता है। एलॉयज हम लोग मेटल्स का बहुत कम होता है, एलॉय बनाते हैं स्ट्रेंथ बढ़ता है, लेकिन कंपैरेटिवली सेरामिक के कंपैरिजन में देखा जाए तो कम ही रहेगा एलॉयज का। फिर मेल्टिंग पॉइंट अगर हम देखें, यहाँ पे लो मेल्टिंग पॉइंट होता है मेटल्स एंड एलॉयज का। अगर पॉलीमर्स का कुछ हम प्रॉपर्टीज देखें तो ये क्या होता है, लेस वेट होता है, वेट इसका बहुत कम होता है, हल्का होता है। पॉलीमर अगर हम प्लास्टिक को ही देखते हैं, प्लास्टिक का बॉटल ले लो, देखो उसका वेट बहुत कम होगा। उसके बाद ये इंसुलेटर होगा, स्ट्रेंथ इसका मिडिल में होगा, बहुत ही ज्यादा इसमें भी स्ट्रेंथ हमको देखने को नहीं मिलेगा। अगर यहाँ पे पॉइंट देखें हम लोग मेटल्स एंड एलॉयज में, तो ये जो हमारा होता है लेस कोरोजन रेसिस्टेंट होता है, यानी कि मेटल्स और एलॉयज में कोरोजन बहुत जल्दी होता है, ठीक है, इसमें कोरोजन होने का चांसेस ज्यादा होता है। अगला टॉपिक हम लोग यही स्टार्ट करेंगे, कोरोजन। तो मेटल्स एंड एलॉयज में कोरोजन हम लोग का ज्यादा होने का चांस रहता है, और ये सब में लेस कोरोजन होगा। उसी तरह से सेरामिक का कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखें तो ये हाईली इंसुलेटर होता है, ये हाईली इंसुलेटर होगा। दूसरा प्रॉपर्टी स्ट्रेंथ बहुत अच्छा होता है, स्ट्रेंथ हाई होगा। मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, लेकिन इसका कुछ डिसएडवांटेज है, ये ब्रिटल होता है। सेरामिक ये जो है वो डिसएडवांटेज हो गया इसका, ब्रिटल होता है।
तो अब हम लोग क्या करते हैं कि मान लो हमारे पास कोई एप्लीकेशन है, कोई एक मटेरियल चाहिए, कुछ बनाने के लिए हमको एक मटेरियल चाहिए जिसमें न मेटल कंप्लीटली सेटिस्फाई कर पा रहा है, न हमारा पॉलीमर केवल सेटिस्फाई कर पा रहा है, ना ही केवल सिरेमिक प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर पा रहा है। अगर हम सिरेमिक सिलेक्ट कर रहे हैं तो कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पे ऐसा है जो डिसएडवांटेज हो जा रहा है, लेकिन हमको वो प्रॉपर्टी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे ये ब्रिटल है, हमको नहीं, हमको थोड़ा डक्टाइल मटेरियल चाहिए, इतना ज्यादा ब्रिटल नहीं चाहिए। हमको ये सब प्रॉपर्टी चाहिए लेकिन ब्रिटल नहीं चाहिए। अगर हम मेटल्स को सिलेक्ट करते हैं तो हमको फिर मेल्टिंग पॉइंट कम मिल जाता है, स्ट्रेंथ थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से तीनों में इंडिविजुअली मटेरियल सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, लेकिन हमको कुछ कुछ प्रॉपर्टी इसका भी चाहिए, कुछ प्रॉपर्टी इसका भी चाहिए, या फिर कुछ प्रॉपर्टी इसका भी चाहिए। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा हम लोग कंपोजिट तैयार करते हैं। मीन्स हम लोग दो अलग अलग मटेरियल को कंबाइन करते हैं। हो सकता है मेटल को पॉलीमर के साथ मिला दें, पहला कॉम्बिनेशन। कुछ प्रॉपर्टी जैसे हमको कम वेट का चाहिए तो हम लोग क्या किए, कुछ ये प्रॉपर्टी चाहिए लेकिन हमको उसका वेट कम होना चाहिए, पॉलीमर को मिला दिए, वेट उसका कम हो जाएगा। या फिर हो सकता है मेटल और सिरेमिक को मिला दिए, इससे क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट अच्छा हो जाएगा, थोड़ा सा मटेरियल जो ब्रिटल था वो डक्टाइल हो जाएगा, मेलिएबल हो जाएगा, स्ट्रेंथ अच्छा हो जाएगा, सिरेमिक का स्ट्रेंथ आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो हम लोग मेटल और सिरेमिक को मिला दिए, या फिर हो सकता है हम लोग पॉलीमर और सिरेमिक को मिला दिए, ठीक है। तो यहाँ पे दो टर्म आता है, मैट्रिक्स और रीइंफोर्समेंट। अगर हम लोग जो भी मटेरियल हम ज्यादा अमाउंट में कंसिडर कर रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स। अगर हम 90% मेटल ले लिए और उसमें हम 10% सिरेमिक मिला दिए तो ये हो जाएगा हमारा मैट्रिक्स, और रीइंफोर्समेंट मटेरियल हो जाएगा मेरा सिरेमिक। तो सिरेमिक को हम लोग बोलेंगे रीइंफोर्समेंट मटेरियल और मेटल को बोलेंगे मैट्रिक्स वहां पे, ठीक है। उसी तरह अगर हम पॉलीमर को ज्यादा ले रहे तो पॉलीमर मैट्रिक्स हो जाएगा, और सिरेमिक को अगर थोड़ा अमाउंट में ले रहे तो सिरेमिक मेरा रीइंफोर्समेंट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपोजिट तैयार करते हैं मेल्ट करके। बहुत ही एक मतलब टेक्निक होता है, अलग अलग टेक्निक से बनाने का। ऐसा नहीं कि हम लोग इजिली मिला दिए और बन गया मेरा कंपोजिट। बहुत ही हाईली एडवांस टेक्निक्स है जिसके थ्रू मिक्स किया जाता है पॉलीमर मेटल को, या मेटल सिरेमिक को, या फिर पॉलीमर सिरेमिक को। तो हम लोग मिक्स करते हैं और एक प्रॉपर कंपोजिट तैयार करते हैं ताकि हमको रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी कॉम्बिनेशन मिल सके प्रॉपर्टी का, ठीक है। तो कंपोजिट बनाने का यही मेरा पर्पस होता है। कंपोजिट का सबसे जो नेचुरल एग्जांपल है वो है वुड, ठीक है। जो हम लोग का वुड होता है वो एक कंपोजिट मटेरियल होता है। उसी तरह से फाइबर ग्लास, तो ग्लास देखो क्या, ग्लास हमारा है एक सिरेमिक मटेरियल, ग्लास मेरा सिरेमिक मटेरियल है। हम क्या किए, ग्लास में पॉलीमर का फाइबर मिला दिए। पॉलीमर का फाइबर अगर हम उसमें मिक्स कर देंगे तो वो हमारा एक फाइबर ग्लास मटेरियल बन जाता है, वो एक कंपोजिट मटेरियल है। उसके बाद एक आता है टंगस्टन कार्बाइड। टंगस्टन कार्बाइड भी है, एक कंपोजिट मटेरियल है। ये क्या होता है हमारा, मेटल और सिरेमिक का कार्बाइड। कार्बाइड कब आता है हमारा, ऑक्साइड कार्बाइड मींस वो ये हमारे एक सिरेमिक मटेरियल हो गया। उसके बाद टंगस्टन एक हमारा मेटल हो गया। तो मेटल और सिरेमिक को मिला के टंगस्टन कार्बाइड बनाते हैं। ये भी एक टूल मटेरियल है जो हम लोग का मशीनिंग करने में यूज किया जाता है, ठीक है। तो कंपोजिट बनाने का पर्पस ये, समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, हम नोट्स इसका भेज दिए हैं, उसमें इंट्रो पूरा है, जितना क्लासिफिकेशन में चाहिए उतना दिया हुआ है उसमें। बाकी फिर डीपली तो चैप्टर वाइज पढ़ना है, कंपोजिट भी हम लोग का एक चैप्टर है। चलो हम लोग का अब जो पहला चैप्टर हम लोग का सिलेबस में है उसमें एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, कोरोजन, ठीक है। ये हम लोग का कोरोजन स्टार्ट करते हैं। कोरोजन ये लास्ट टॉपिक है, इसका थोड़ा सा डिटेल पढ़ना है। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में इंटर करेंगे जो है फेरस अलॉयज।
तो देखो कोरोजन होता क्या है, कोई भी हमारा एक मेटल है, ठीक है, वो मटेरियल क्या होगा, जब हम इसका एप्लीकेशन में यूज करेंगे, मान लो हम एक ब्रिज बना दिए स्ट्रक्चर में, मटेरियल का ब्रिज बना दिए, तो फिर और बहुत सारा एप्लीकेशंस है जहाँ पे मटेरियल यूज होता है, मेटल यूज होता है, या फिर जो भी मटेरियल का वो बना हुआ है, तो वहां पे क्या होगा, वो एटमॉस्फेयर के साथ कांटेक्ट में है, एटमॉस्फेयर के साथ कांटेक्ट में है। एटमॉस्फेयर में क्या है, वाटर वेपर है, जिसको हम लोग मॉइस्चर बोलते हैं, ये एक्चुअली में H2O होता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, इसमें ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसमें बहुत सारा गैसेस होता है, ठीक है, वाटर वेपर होता है और गैसेस मिक्स होता है। तो जब भी हमारा कोई मेटल या मटेरियल अलॉयज हो गया, कुछ मटेरियल हो गया, वो एटमॉस्फेयर के साथ जब कांटेक्ट में आता है, तो क्या होता है, ये हम लोग मेटल कैसे बनाते हैं, कल हम बताए थे मेटल हम लोग कैसे बनाते हैं, ओर से बनाते हैं, और ओर जनरली क्या होता है, ऑक्साइड्स होता है, ठीक है। जैसे समझ लो हमारे पास है एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, या फिर आयरन ऑक्साइड हो गया, ठीक है। हम लोग इससे क्या किए, रिडक्शन करवा के एल्यूमिनियम निकाल लिए या फिर आयरन निकाल लिए। तो देखो ये जो है ये स्टेबल फॉर्म है, क्योंकि वो नेचर में पाया जा रहा है। नेचर में वो किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में, और जिस फॉर्म में नेचर में है वो उसका हो गया स्टेबल फॉर्म, ठीक है। ये मतलब कि ये स्टेबल है, ये किसी के साथ अभी रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन वही जब हम इसको अलग कर दिए, तब इसमें बहुत ज्यादा चांस ये अनस्टेबल हो गया। तो ये हमेशा चाहेगा कि हम वापस रिएक्शन करके ये बन जाए, क्योंकि ये उसका स्टेबल फॉर्म है। ये अनस्टेबल स्टेट में वो आ गया, मतलब ये इसका एनर्जी स्टेट बहुत ही ज्यादा हो गया। तो ये हमेशा कोशिश करेगा कि हमको कहीं से ऑक्सीजन मिल जाए, हम रिएक्शन करके हम ये बन जाए, ताकि हम स्टेबल हो जाए। उसी तरह से आयरन भी यही करे, ये भी अनस्टेबल फॉर्म हो गया। तो जो मेटल्स हमारा होता है वो एक अनस्टेबल स्टेट होता है, वो हमेशा चाहता है कि हम वापस अपने नेचुरल स्टेट में चले जाएं। और उसको ये ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, वो ऑक्सीजन इसको एटमॉस्फेयर से मिलेगा। अब कोई भी चीज अगर एल्यूमिनियम का है या फिर आयरन का है, वो अगर प्रैक्टिकली यूज हो रहा है, उसका एप्लीकेशन हम कर रहे हैं, तो वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आएगा ही आएगा। अगर इलेक्ट्रिकल वायर ही है तो वो भी हमारा एटमॉस्फेयर का कांटेक्ट में आएगा। तो यहाँ से वो चाहेगा कि ऑक्सीजन हम ले लें, यानी कि वो हमेशा उसमें टेंडेंसी रहेगा हम ऑक्साइड बनाने का, कि हम वापस ऑक्साइड बना लें। और जब ऑक्साइड किसी कोई भी मटेरियल जब वापस ऑक्साइड बनता है, तो वही जो ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है उस मटेरियल में, वो जो ऑक्साइड बन रहा है वो क्या करता है, धीरे धीरे उस मटेरियल को खत्म करने लगता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं कोरोजन। वो मटेरियल जो है वो डिस्ट्रक्ट करने लगता है, डेटोरिएट करने लग जाता है, उसमें क्षय होने लग जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कोरोजन। तो मेन जो रिस्पॉन्सिबल है कोरोजन के लिए क्या है, एटमोस्फियर। और हम लोग एटमॉस्फेयर को तो हटा नहीं सकते हैं, वो तो कोई भी मटेरियल है वो आएगा, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आएगा ही आएगा। तो अगर उसमें ऑक्सीजन तो है ही, वाटर वेपर भी है, केवल ऑक्सीजन ही नहीं, अपने वाटर वेपर में भी ऑक्सीजन है, तो यहाँ से भी वो चाहेगा कि हम ऑक्सीजन को खींच लें। तो कहीं से भी अगर उसको ऑक्सीजन मिल रहा है तो वो चाहेगा कि हम उसको ले लें, अगर उसके पास टेंडेंसी है लेने का, तो वो अगर रिएक्टिव है, क्योंकि मेटल्स जो होता है वो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है। वही अगर सिरामिक रहेगा, तो सिरामिक तो ऑलरेडी इस फॉर्म में है, तो वो क्यों रिएक्ट करेगा, वो तो ऑलरेडी इस फॉर्म में है, वो तो पहले से इस फॉर्म में आ चुका है, स्टेबल हो चुका है, तो वो रिएक्ट ही नहीं करेगा फिर एटमॉस्फेयर से। इसलिए ये जो होता है कोरोजन रेसिस्टेंट होता है। लेकिन जो मेटल्स हो गया या फिर कुछ अलॉयज हो गया, ये सब हमेशा चाहता है कि हम वापस स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो वो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन या फिर जो वाटर वेपर में हमारा ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो उसको एक्सट्रैक्ट करना चाहेगा, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड में जो हमारा ऑक्सीजन है वो उसको एक्सट्रैक्ट करना चाहेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, इसके ऊपर फिर लेयर बनना चालू होगा ऑक्साइड का। जैसे ये अगर मेटल है, इसके साथ ये ऑक्साइड बना लिया, तो यहाँ पर एक लेयर बन गया। अब ये लेयर क्या होगा, कुछ देर बाद, जैसे कि बहुत फेमस समझ लो आयरन का जो कोरोजन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रस्टिंग, ठीक है, जंग लगना, आयरन में जो लोहे में जंग लगना। तो क्या होगा, जंग लग जाएगा ऊपर, यहाँ पे वो ऑक्साइड बना लेगा, वो बहुत देखना थिन होगा। उसके बाद वो क्या होगा, वो देखना परत जो है वो रिमूव होना चालू हो जाएगा। जो जंग जब लगता है आयरन में, तो वो परत रिमूव होना चालू हो जाएगा। तो वो जब रिमूव होगा तो कुछ मटेरियल को भी लेके चला जाएगा,
तो ये इसका पतला हो जाएगा। फिर ये जब पतला हो गया, फिर ये क्लियर मेटल हो गया, फिर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फिर मेटल ऑक्साइड बनाएगा, फिर वो मेटल ऑक्साइड फिर से रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह से वो कंटिन्यूअसली बनाते रहे, कंटिन्यूअसली रिमूव करके उसका पूरा क्षय कर देगा, डिग्रेड कर देगा उसको। लेकिन ये आयरन के केस में होता है ऐसा। लेकिन किसी मटेरियल में ये जो ऑक्साइड इनिशियली बनता है ये फायदेमंद होता है। जैसे देखिए, मान लेते हैं मेरे पास एक एल्यूमिनियम का है, एक आयरन का है, ठीक है, एक एल्यूमिनियम का रॉड है, एक आयरन का रॉड है। दोनों में ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट किया और यहाँ पे मेरा एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये बना लिया और यहाँ पे ये बन गया आयरन ऑक्साइड, ठीक है, यहाँ पे आयरन ऑक्साइड बन गया। अब देखो दोनों में अंतर क्या होता है कि जो आयरन ऑक्साइड होता है मेरा वो बहुत ही पतला होता है। ये धीरे धीरे क्या होगा, ये जब बैठेगा ऊपर मटेरियल पे फिर ये रिमूव भी हो जाता है। ये देखना बहुत ही पतला फॉइल के रूप में वो निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये निकल जाएगा, तो ये वाला जो यहाँ पे ऑक्साइड बना था वो वापस निकल गया, वो निकल के गिर गया। अब क्या बचा, फिर से एक नया सरफेस मेरा कांटेक्ट में आ गया। फिर से जो नया सरफेस आएगा फिर ये रिएक्ट करेगा और फिर ये रिमूव होगा। तो इस तरह से यहाँ पे कंटिन्यूअसली डिग्रेड होते जा रहा है। लेकिन एल्यूमिनियम के केस में क्या होता है, एक बार ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बना लिया, उसके बाद ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है ये बहुत ही, अब देखो यहाँ पे वो फॉइल बन के निकलते जा रहा था और एक नया मेटल जो है वो कांटेक्ट में आ रहा था, इसलिए यहाँ कंटिन्यूअसली कोरोजन होते जा रहा था और ये पूरा तरह से डिग्रेड कर दिया मटेरियल को। लेकिन यहाँ पे ये जो फॉइल होता है ये हमारा निकलता नहीं है, ये इसी में चिपक के रह जाता है, मतलब बना हुआ रह जाता है, ये रिमूव नहीं होता है। अब जब ये रिमूव नहीं होगा तो नया मेटल तो मेरा कांटेक्ट में आ नहीं रहा है, तो इस तरह से ये क्या करेगा, कोरोजन को रोक देगा। एक बार इनिशियली कोरोजन होगा इसमें, लेकिन उसके बाद जब तक ये वाला ऑक्साइड लेयर इससे हटेगा नहीं तब तक वापस तो रिएक्शन करेगा नहीं। तो जब तक ये ऑक्साइड लेयर रहेगा फिर से कोरोजन अटैक नहीं करेगा। तो कुछ मटेरियल में क्या होता है, इनिशियली थोड़ा सा कोरोजन होता है लेकिन उसके बाद वो रिमूव हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं, इस फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं पैसिविटी, ठीक है। तो पैसिविटी फेनोमेना क्या हो गया कि हमारा जो मटेरियल है इनिशियली थोड़ा सा कोरोड करेगा लेकिन उसके बाद उस मटेरियल में कोरोजन जो रेसिस्टेंट है वो इंक्रीज कर जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं पैसिविटी, ठीक है। तो लगभग बहुत सारे मटेरियल में ये फेनोमेना देखने को मिल जाता है। तो कोरोजन क्या हो गया मेरा, जब कोई मटेरियल एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आएगा तो उसका डिग्रेडेशन होना या डिग्रेडेशन या डिस्ट्रक्शन, उस मटेरियल का डिग्रेडेशन और डिस्ट्रक्शन हम लोग उसी को कोरोजन बोलते हैं, जब वो एटमॉस्फेयर के साथ कांटेक्ट में आता है। तो क्लियर है यहाँ तक, कोई क्वेश्चन? कोरोजन का मीनिंग समझ में आया, कोरोजन कैसे होता है? यस सर। कोई कंफ्यूजन हो, कुछ ना समझ में आया पॉइंट तो बोलो। सर हेलो। हाँ बोलो। हेलो। हाँ बोलो। सर बोल रहे थे क्या ये जो कोरोजन लगने के लिए इफेक्ट सब क्या क्या सब चीज सब इसको इफेक्ट करता है सर कोरोजन? क्या चीज कोरोजन को कौन सब चीज इफेक्ट करता है, मतलब प्रभावित कौन कौन चीज करता है सर? देखो सबसे पहला तो ये तो हम हटा ही नहीं सकते, तो अगर एटमॉस्फेयर को नहीं हटा सकते तो मटेरियल में कोरोजन होगा ही, उसको रोक पाना इसके थ्रू मुश्किल है। अदर टेक्निक्स है जिससे हम लोग उसको रोक सकते हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो हमारा एटमॉस्फेयर होता है। एटमॉस्फेयर में ये जो वाटर वेपर्स का पार्टिकल्स है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, ये सब में ऑक्सीजन, क्योंकि हम लोग मेटल को बनाए हैं, क्या किए हैं, उसका जो नेचुरल स्टेट है उससे हम हटा दिए उसको, तो वो हमेशा चाहेगा कि अगर उसको नेचुरल स्टेट में जाने का मौका मिलेगा तो क्यों नहीं जाएगा, यहाँ पे वो स्टेबल हो जाएगा अगर इस स्टेट में पहुंच जाएगा तो, या इस स्टेट में पहुंच जाएगा तो। इसलिए
हमेशा एटमॉस्फेयर ही सबसे बड़ा फैक्टर होता है कोरोजन होने का, और एटमॉस्फेयर को तो हम कभी हटा ही नहीं सकते हैं। तो कोरोजन को इस तरह से, उसका जो मेन काउज है उसके तो कोरोजन को बचा पाना मुश्किल है। फिर हम लोग बहुत सारा अलग अलग टेक्निक देखते हैं जिससे हम लोग कोरोजन को बचा सकते हैं। सिंपल टेक्निक का पेंट हम लोग कर देते हैं। आयरन में देखना, हम लोग आयरन का कोई भी मटेरियल तो हम लोग पेंटिंग कर देते हैं। पेंटिंग करने से क्या होता है, ऊपर का लेयर जो है वो कांटेक्ट में नहीं आता। आयरन का जो लेयर है, ये फर्स्ट लेयर, ये अगर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो कोरोजन नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। या फिर जस्टिकरण क्या? सर इसको आवाज बंद करवाइए। चलो ठीक है, तो लिखो डेफिनेशन कोरोजन का। उसके बाद हम लोग इसमें जो एग्जांपल्स लेंगे कोरोजन में, उसका हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली में अंदर हो क्या रहा है, कैसे हमारा मटेरियल कोरोड हो रहा है, उसका रिएक्शंस क्या क्या है। लिखो, कोरोजन इज डिफाइंड एज deterioration or destruction. Corrosion is defined as deterioration or destruction of material due to its interaction with environment. Due to its interaction with environment. It is the process through which it is a process through which refined metals are converted into more stable compound such as metal oxides, sulfides or hydroxides. Thus, it may be considered as reverse of metallurgy, thus it may be considered as reverse of metallurgy अभी दिख रहा है ना क्लियर? यस सर।
Thus it may be considered as reverse of metallurgy, where metals are extracted from their ores oxides or hydroxides and refined. Corrosion is usually an undesirable phenomena as it affects the desirable properties of material. सर फोर्थ लाइन में कंपाउंड के बाद क्या है? Such as a stable compound such as metal oxides, sulfides or hydroxides. Thus it may be considered as reverse of metallurgy, where metals are extracted from their ores. हो गया नोट? यस सर। हो गया। चलो ठीक है, तो जो अभी हम समझाया वही लिखा हुआ डेफिनेशन में। कोरोजन इज डिफाइंड एज डिटोरिएशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ मटेरियल ड्यू टू इट्स इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट। जब ये एनवायरनमेंट के साथ कांटेक्ट में आता है तो मटेरियल का डिटोरिएशन होता है या फिर वो डिस्ट्रक्ट करता है, उसका क्षय होने लगता है, उसी को हम लोग कोरोजन बोलते हैं। ये क्या है? इट इज द प्रोसेस थ्रू विच रिफाइंड मेटल्स, रिफाइंड मतलब कि जो हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड था उससे हम एल्यूमिनियम निकालें, तो ये जो रिफाइंड मेटल्स हो गया, उसी तरह आयरन ऑक्साइड या फिर जो भी जितना भी ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड के भी फॉर्म में होता है, तो उससे हम लोग जो मेटल्स को रिफाइन करते हैं वो फिर से मोर स्टेबल कंपाउंड में सच एज मेटल ऑक्साइड, सल्फाइड या हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। मींस ये वापस उसी स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये उसका स्टेबल स्टेट हो गया, ये स्टेबल कंपाउंड हो गया। सो thus it may be considered as reverse of metallurgy,
इस प्रोसेस को हम लोग मेटलर्जी बोलते हैं। मेटलर्जी क्या होता है कि ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना, इसको हम लोग बोलते हैं मेटलर्जी। ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना, उसको रिफाइन करना, उसको हम लोग बोलते हैं मेटलर्जी प्रोसेस। लेकिन तो यहाँ पे क्या हो गया, उसका जस्ट उल्टा हो जा रहा है। तो इसलिए रिवर्स ऑफ मेटलर्जी where metals are extracted from their ores। मेटलर्जी में लोग क्या करते हैं, ओर से मेटल को निकालते हैं, यहाँ पे मेटल से ओर बन रहा है। एंड रिफाइंड corrosion is usually an undesirable phenomena as it affects the desirable properties of the material। तो ये मटेरियल की स्ट्रेंथ को कम कर देगा, उसका हार्डनेस को कम कर देगा, तो ये सब प्रॉपर्टी को कम कर देगा, इसलिए corrosion एक हमारा अनडिजायरेबल फेनोमेना। अब हम लोग इसमें कुछ एग्जांपल्स देखते हैं corrosion का, उसमें कैसा रिएक्शंस होता है। सर इसका सूत्र भी तो होता है ना, कौन सा सूत्र? कोरोजन फॉर्मूला। देखो कोरोजन का फॉर्मूला होता है कि कितना अमाउंट ऑफ कोरोजन होगा, वो सब यहाँ पे पढ़ने का जरूरत नहीं है, इसलिए हम नहीं बता रहे। कोरोजन कितना अमाउंट, अगर कोई मटेरियल में अमाउंट ऑफ कोरोजन कितना हो रहा है, अगर इतना टाइम के साथ एक्सपोज हो रहा है, तो वो सब यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है। तुम लोगों को केवल बेसिक इसका डेफिनेशन पढ़ना है, उसका कौन कौन सा कुछ एग्जाम्पल्स हम दे देंगे, उसके बाद उसका कोरोजन को कुछ कोरोजन का फॉर्म्स होता है, 6-7 फॉर्म्स होता है कोरोजन का, कि कौन कौन सा फॉर्म होता है कोरोजन का, वो पढ़ना है। ठीक है सर। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला सबका रिक्वायरमेंट नहीं है, वो इवन बीटेक वाला बीटेक में पढ़ते हैं, उस वक्त हम लोग पढ़ते हैं कोरोजन के बारे में। तो पहला एग्जांपल जो हम लोग देखेंगे वो है रस्टिंग ऑफ आयरन। तो यहाँ पे देखो रस्टिंग को समझ लो कैसे होता है रस्टिंग। मान लो ये तुम्हारे पास एक आयरन का मटेरियल है, ठीक है, तो आयरन का मटेरियल है तो उसमें Fe होगा। अब देखो ये मान लेते हैं एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आया, तो एटमॉस्फेयर या फिर वाटर वेपर एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये एटमॉस्फेयर शो कर रहा है कि ये मटेरियल हमारा एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आया, तो एटमॉस्फेयर या फिर वाटर वेपर के कांटेक्ट में आया, तो वाटर के कांटेक्ट में आएगा H2O, या फिर एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ रहा है तो O2 आएगा, CO2 आएगा। ठीक है, यहाँ पे O2 और CO2 दोनों आएगा। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, जब ये मटेरियल मेरा इस किसी वाटर वेपर या फिर एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आएगा, तो उस क्या होगा, ये हमारा जो है वो ऑक्साइड में कन्वर्ट होना चाहेगा। Fe जो है वो आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट होना चाहेगा। उसके लिए क्या करेगा, ये देखो आयरन का Fe का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26 होता है। ठीक है, ये इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो कुछ ऐसा होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 फिर 4s2 और 3d6 होगा। तो 3p6 ना होगा, 3p6 then 4s2 then 3d6। ठीक है, या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, 3d इसको कंप्लीटली फिल करेगा, ये मेरा 6 देगा। ठीक है, ये वाला हो गया। तो ये जो ये सबसे आउटर स्टेट कौन सा है इसका, ये वाला है। तो इसमें ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, वो इस 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके ये क्या करेगा, एक स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा आयंस में। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि इस ये ऑक्साइड बनाना चाहेगा, ऑक्साइड बनाने के लिए पहले क्या करेगा, ये अपना आउटर मोस्ट का ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसका हो गया, इसको ये रिलीज करेगा ताकि ये थोड़ा सा और स्टेबल कंडीशन में आ जाए, उसको हम लोग बोलते हैं। तो वो क्या करेगा, वो आयंस बना लेगा 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके। तो यहाँ पे जो सरफेस में मान लेते हैं ये जो आयरन है, आयरन का एटम, ये क्या हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके ये वापस बना लिया, आयंस बन गया। ठीक है, कटायंस। उसी तरह मान लेते हैं यहाँ वाला जो है,
वो ये Fe2+ बना लिया और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया। तो ये जो फेनोमेना जिस पॉइंट्स पे हो रहा है, जहां पे आयरन जो है वो अपना आयंस में कन्वर्ट हो रहा है, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं एनोड। एनोड क्या होता है? जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, मटेरियल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन मींस वहां पे वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। तो जिस पॉइंट पे मटेरियल इलेक्ट्रॉन को, मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं एनोडिक पॉइंट। वहां पे हमारा ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा। ये जो हाइड्रोजन या फिर वाटर वेपर है, या फिर जो ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है एनवायरनमेंट में, ये क्या करेगा? H2O जो है वो ब्रेक हो जाएगा H+ आयन प्लस OH- आयन। ठीक है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, तो जो रिड्यूस हो जाएगा जो वाटर वेपर है, या फिर दूसरा चीज हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? यहाँ पे आयंस H+ आयन आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों ब्रेक करके हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन बना लेगा, और यहाँ पे हमारा H+ आयन प्रेजेंट रहेगा एटमॉस्फेयर। या फिर दूसरा चीज, सेलिब्रेशन आप लोग देख सकते हैं। किसका आवाज ओपन है जी? कोई विराट है सर। चलो देखो, या फिर दूसरा हो सकता है कि यहाँ पर जो वाटर वेपर है, ये एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके, ठीक है, H2CO3 बना लेगा, और ये जो H2CO3 यहाँ पे प्रेजेंट होगा, इस आयरन के साथ जो कांटेक्ट में आएगा मेटल के साथ, ये हमारा फिर ब्रेक होगा। ठीक है, H+ आयन में और कार्बोनिक आयन में। ठीक है, CO3 2-। तो यहाँ पे मेरा एटमॉस्फेयर में अब क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे नियर जो हमारा आयरन मेटल है, उसके सरफेस के पास हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन मेरा प्रेजेंट है, वो H+ या फिर 2H+। अब क्या करेगा? ये जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ये जो हाइड्रोजन आयन है, ये इलेक्ट्रॉन्स को वो गेन कर लेगा। तो यहाँ पे देखो टोटल 2 रिएक्शन होगा। पहला रिएक्शन क्या हो रहा है? एनोड पे हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? आयरन जो है, आयरन मेटल, ये हमारा आयंस में कन्वर्ट हो जा रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करके। ठीक है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके आयंस में कन्वर्ट हो जा रहा है। देखो ये जो आयरन यहाँ पे किस स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में। ठीक है, सॉलिड स्टेट में है। जब ये वाटर वेपर के साथ कांटेक्ट में आया, तो ये जो आयरन जो है वो एटमॉस्फेयर में आयंस रिलीज हो गया। तो ये अब कौन सा फॉर्म में आएगा? एक्वस फॉर्म में। मींस ये वाला जो है वो एटमॉस्फेयर के साथ वहां पे एक्वस स्टेट मींस उसके साथ वाटर भी है। ठीक है, अब ये जो आयन है ये वाटर के इन्वायरमेंट पे पहुंच गया, इसलिए वो एक्वस हो गया, और ये मेरा इलेक्ट्रॉन है। दूसरा रिएक्शन क्या होगा? ये रिएक्शन के थ्रू मेरा हाइड्रोजन निकलेगा। हाइड्रोजन आयन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहेगा, और ये जो हाइड्रोजन आयन है, दूसरा कैथोड के पास रिएक्शन होगा। जहां पे हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे कैथोडिक पॉइंट। जहां पे हमारा आयरन आयंस में कन्वर्ट हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके, वो एनोडिक पॉइंट हो गया। और जहां पे मेरा हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है, यहाँ पे मेरा रिडक्शन रिएक्शन होगा, मींस इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मेरा लूज हो रहा था, उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन, जो एनोड के पास होता है। और यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, मींस यहाँ पे रिडक्शन होगा, और ये हमारा कैथोड पॉइंट पे होता है। क्या आवाज आ रहा है? मर्द नहीं रंगीन फोटो कोनो छै, सादा फोटो छै, था सर उसको हटा। राहुल कुमार है सर।
सर स्टॉप हो गया। ठीक है, अब याद है? अब नहीं आ रहा है आवाज। हाँ ठीक। देखो तो यहाँ पे हम लोग क्या होगा, यहाँ पे जो हाइड्रोजन आयन है और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, कैथोड की तरफ चला जाएगा और उसके साथ हाइड्रोजन आयन के साथ मिलके प्लस जो ऑक्सीजन मेरा यहाँ पे प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर में जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन यहाँ पे है, वो भी आके यहाँ पे मिक्स होगा। ठीक है, ये तीनों मिलके गैसियस ऑक्सीजन जो है, ये तीनों मिलके हमारा H2O बनेंगे। देखो यहाँ 4 हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि बैलेंस करना है हमको इक्वेशन को, इसलिए हम लोग यहाँ पे 4H प्लस ले रहे हैं, यहाँ पे 4E माइनस ले रहे हैं। ये O2 है जो कि एटमॉस्फेयर से आएगा, यहाँ पे जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन रहेगा क्योंकि ये इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन भी प्रेजेंट रहेगा, ये तीनों मिलके स्टेबल कंपाउंड बना लेगा वाटर। अब देखो, अब जो ये आयरन निकल, यहाँ पे आयंस निकला, ये आयन सब क्या करेगा, यहाँ पे जो आयंस निकला, ये ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, ये आयंस इसके साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो अब रिएक्शन क्या होगा? कौन सा मिक्सर का पढ़ाई हो रहा है सर? यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे बैलेंस कर रहे रिएक्शन को क्योंकि हमको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। यहाँ पे टोटल कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन, तो हम यहाँ पे 2Fe कर दिए। ठीक है, बैलेंस कर रहे रिएक्शन को। अब देखो Fe जो 2+ निकला है आयन, ये क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, ये बना लेगा मेरा Fe2O3। इस रिएक्शन को हमको बैलेंस करना होगा, तो देखो ये फाइनली मेरा ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये जहां पे जाना चाह रहा था वहां पे ये वापस पहुंच गया, Fe2O3 ऑक्साइड बना लिया। इस रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। ऑक्सीजन मेरा 6 हो गया, 6, यहाँ पे 2 Fe है, 2 Fe हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, अब ये फेरिक ऑक्साइड क्या करेगा, यहाँ पे जो सरफेस है, इस यहाँ पे जो वाटर का मॉलिक्यूल्स होगा, फिर से एटमॉस्फेयर में जो वाटर का मॉलिक्यूल्स होगा उसके साथ ये रिएक्ट करेगा। मान लो कि वाटर का X मोल वहां पे प्रेजेंट है, उसके साथ रिएक्ट करके ये एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या चीज? सर ये कौन चीज का पढ़ाई हो रहा है? राइट साइड Fe4। अच्छा, टाइम हो गया क्या? ठीक है, ये वाला लास्ट यस सर, हो गया है सर। खत्म हो गया। रस्टिंग ऑफ आयरन लगभग फिनिश हो गया। ये हम बाकी अभी समझ लो, यहाँ पे जो रिएक्शंस हो रहा है वो लिख लो, वो हम नोट्स भी भेज देंगे। ठीक है, यही चीज हम लोग नोट्स में हम भेज देंगे। बस यहाँ पे समझ लो कैसे कैसे आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा था, फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, ये उसका ओवरऑल रिएक्शंस है। सर ये कौन सा ठीक सेमेस्टर है, का और पढ़ाई? ये जो 3rd सेमेस्टर का हो रहा है। तो ये जो हमारा फेरिक ऑक्साइड बना, ये यहाँ पे लेयर बन जाएगा यहाँ। ठीक है, उसके बाद फिर से ये वाला रिमूव होगा, ये वाला बहुत ही पतला फॉइल है, ये वाला फिर से रिमूव होगा, फिर से मेरा आयरन का पार्ट यहाँ पे कांटेक्ट में आएगा, फिर से यही प्रोसेस चलेगा और इस प्रोसेस के थ्रू कंटिन्यूअसली उस मटेरियल का डिग्रेडेशन होते रहेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। समझ में आ गया? कौन ब्रांच का है? कौन ब्रांच कैसे पढ़ा रहे? मैकेनिकल का। मैकेनिकल है। ठीक। सिविल का थोड़ा देर वेट कर लो, मैथ का क्लास स्टार्ट हो जाएगा। सर ठीक है, तो ये तुम्हारा रस्टिंग ऑफ आयरन था। ये एक एग्जांपल है कोरोजन का, कैसे आयरन में कोरोजन होता है। ये हम इसका फिर से पूरा कोरोजन फिनिश कर लेंगे तो नोट्स इसका भेज देंगे। ये वाला रफली पेपर में नोट कर दो तुम लोग।
इसको हम लैंग्वेज के साथ नोट्स में भेज देंगे, ठीक है। अभी बस समझ लो कि आयरन का रस्टिंग होता कैसे है, उसका रिएक्शंस क्या क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। चुप रहे। उसके बाद एक और हम एग्जांपल देंगे। ये आयरन का रस्टिंग था, उसी तरह जिंक में कोरोजन कैसे होता है, नेक्स्ट क्लास में हम उसके बारे में। इसी को हम लोग रस्ट बोलते हैं। कैथोड के पास जो इक्वेशन है वहाँ पे 4Fe होगा ना? कहाँ पे? कैथोड के पास जो इक्वेशन है यहाँ पे। यस सर। यहाँ पे देखो बैलेंस करें, ऑक्सीजन मेरा कितना है यहाँ पे, टोटल 6 ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन हो गया। और ये जो हमारा आयंस है ये हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा है, यहाँ पे ये हमारा 2Fe है, यहाँ पे भी 2Fe होगा। यहाँ तो 4Fe है ना, 2Fe2O3। यहाँ पे बॉन्ड जो 4 होगा। नहीं, इस साइड में 4 होगा ना सर? यहाँ पे जी यस सर। सर। हाँ। सर 4 कैसे होगा? Fe2+ है, वो दोनों मिला के ना होगा। ये मेरा क्या आयंस है ना, इसका टोटल मॉलिक्यूल्स देखो, टोटल मॉलिक्यूल्स कितना है। सर आपका वीडियो स्टॉप हो गया, भलो ऑन कीजिए ना। सर वीडियो ऑफ हो गया। वीडियो आपका बंद हो गया सर, पढ़ाइएगा कैसे? या सर वीडियो आपका बंद है सर। ऑन है बाबू, ऑन हो गया। ठीक है, देखो यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल्स हमारे पास है टोटल, आयरन का यहाँ भी 4 होगा। यहाँ पर 6 है सर। वो 6 गो है। ऑक्सीजन यहाँ 6 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 6 है, यहाँ आयरन में तो 4 है, यहाँ आयरन 4 होगा। अच्छा ओके सर, ओके। मैं हो गया नोट? यस ठीक है, फिर हम वीडियो एंड कर दें। फर्स्ट बना के एंड जाइएगा सर। हाँ हाँ ठीक है सर, पहले स्टॉप कर लीजिए रिकॉर्डिंग। देखो तो इससे अच्छा फैसिलिटी चाहिए, एक क्लास एंड हुआ तुरंत दूसरा टीचर आ गया, अभी क्या चाहिए? हमारा है तो हम